नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी 10वीं के छात्रों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हिंदी लोक भारती हिंदी विषय के अंतर्गत हम पहली इकाई में से पाठ तीसरा वारे हमदर्द, इस पाठ का आज हम अध्यापन करेंगे। और इस पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। दोस्तों, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। आपको पता ही होगा, यदि हमारा कोई रिश्तेदार किसी कारणवश उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं तो हम उसे देखने जाते हैं, उसका हाल हवाल जानने के लिए अस्पताल में भेंट देते हैं और भेंट देने के साथ साथ उसके लिए कुछ फल फूल भी लेकर जाते हैं। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्यव्यंग्यात्मक इस निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है वह हम आज देखने वाले हैं। निबंध में जहां एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वही दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। तो देखते हम आज का पाठ वारे हमदर्द, और इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। तो दोस्तों, देखते हम पाठ वारे हमदर्द। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी कहते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। देखो, लेखक हमें पहला प्रसंग बताते हैं कि लेखक क्या हुआ, एक दिन व्याख्यान सुनने के लिए गए होंगे और व्याख्यान इस विषय पर था कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर। तो पूंजीवादी यानी जिस पैसे वाले या भांडवलशाही, मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो भांडवलवाद, आणि समाजवाद म्हणजे सर्व समाजाची संपत्ती समाजाच्या मालकीची, असे दोन प्रकार आहेत अर्थव्यवस्थेचे। तो लेखक इसी विषय पर व्याख्यान सुनने गए होंगे, उनके पास साइकिल थी। क्या हुआ, वापिस लौटते समय उनकी साइकिल और एक कार का एक्सीडेंट हो गया। दोनों विरोधी पक्षों की तरह एक दूसरे के सामने आए और टकरा गए। आपको समझ में आ जाएगी बात। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखो, लेखक का एक्सीडेंट हो गया, उनके टांग टूट गई, लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक को होश आया अस्पताल में। आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनके
चेहरे की तरफ कुछ पहचाने न पहचाने जाने वाले लोग खड़े हुए थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। वे भी निश्चिंत हो गए मुझे होश आया तो। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? उन्होंने कहा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आप कहाँ पर एडमिट है? सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। उसने जल्दी जल्दी मुझे बातें बता दी। सारी घटना मेरे समझ में आ गई। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। उनकी एक टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। आपको पता होगा हमारे देश के जो सरकारी अस्पताल है उनमें कई वस्तुओं का, कई साधनों का अभाव होता है। कई कमतरताओं का अभाव इस अस्पतालों में होता है। देखते हम आगे। अब मुझे यूं लगा मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड वह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। लेखक को एक सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में एडमिट किया गया है। वे विचार कर रहे हैं कि अब मेरी खैर नहीं, मुझे आराम तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मुझसे मिलने आएंगे मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, अब वे मुझे परेशान करेंगे। वे चिंतित हो उठे। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इसीलिए वे लेखक को सबसे पहले देखने को दौड़े आए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त पर सब आता है, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं, आराम उन्हें नहीं मिलने देते। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। लेखक अपने अस्पताल
में भर्ती होने के बाद उनकी टांग टूट गई है और वे अस्पताल में दाखिल हुए हैं, एडमिट किया गया है। और उन्हें अब उन्हें देखने के लिए अस्पताल में बेड देने के लिए उनके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस में काम करने वाले, उनके साथ दफ्तर में काम करने वाले उनके दोस्त, सब उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ देखो, एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापिस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेखक नाटक कर रहे थे सोने का, गहरी नींद में सो रहे लेखक, ऐसा उन्होंने नाटक निभाना शुरू किया। लेकिन जो ऑफिस के कर्मचारी है, दोस्त, उनके सहकारी, वे मिलने आए। वे विचार करने लगे, लेखक सो रहे और ऐसे ही हम चले गए तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं आया था उनसे भेंट देने के लिए, मिलने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, लेखक को जगाने के लिए हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। देखो, मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो किस प्रसंग से लेखक जा रहे हैं। देखो आगे, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। बच्चों ने हंगामा शुरू किया। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। इस प्रकार लेखक कई प्रसंगों से गुजर रहे हैं अस्पताल में। आगे देखते हम। तो दोस्तों, इस प्रकार लेखक के रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औदा पड़ रोने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक टैक्सी उनके कमरे के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक आदमी उतरा और सीधा उनके कमरे में घुस गया। उसने क्या किया, लेखक के पास जाकर पलंग पर बैठकर उनकी छाती पर अपना सिर रखकर वह जोर जोर से रोने लगा। लेखक उसको पहचानते नहीं है कि यह कौन रो रहा है मुझे देखकर इतने बड़े बड़े, इसे तो मैं पहचानता नहीं। पड़े औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर में मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। लेखक चक्कर में पड़ गए कि यह कौन आदमी है, इसे तो मैं पहचानता नहीं सूरत से। ये मेरी छाती पर मुंह रख के, सिर रख के रो रहा है बड़े बड़े, और सुन भी नहीं रहा, जोर जोर से रो रहा है।
फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए वह बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में होगा। हंसते हुए वह बोला, अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे। लेखक की पत्नी को लगा कि उनका कोई घनिष्ठ मित्र होगा, बहुत जोर जोर से रो रहा है। उन्होंने क्या किया, टैक्सी वाला बाहर खड़ा था, उसे अपने पास के पैसे दे दिए, टैक्सी का भाड़ा। टैक्सी वाला निकल गया। लेखक को गुस्सा आया अपनी पत्नी पर। वे आगे कहते हैं, हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता मैंने बनाई है। देखो, यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। भी शुरू हो गई कविता सुनाने की। वे कहने लगे, देखो लेखक पर उन्होंने कविता लिखी है। असम की राजधानी है शिलांग। वे कहते, देखो लेखक पर कविता उन्होंने रची है। वे कहते हैं, कवि महाशय, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा करके बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचय न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। दोस्तों, हम देखते हैं दोस्तों, शाम पट पर मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। यह शब्दार्थ अपनी नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। फिक्र यानी चिंता, हमदर्दी यानी सहानुभूति, एहसान यानी कृतज्ञता, औपचारिकता यानी दिखावा, औंधा यानी उल्टा, झोला यानी थैला, परिचित यानी जिससे जान पहचान हो, बेतुकी यानी जिसकी कोई तुक न हो, और मुहावरे हैं टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना। यह अपनी नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रायः सभी को कभी ना कभी मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक होता है। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पहुंचे।
बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम और अच्छी नींद आवश्यक होती है। अतः मरीज के पास ज्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। जहां तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं, इसलिए मरीज से देसी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए। इस प्रकार हमारा पहली इकाई का पाठ तीसरा वारे हमदर्द यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ स्वाध्याय में आपको देना चाहूंगा, अपनी नोटबुक कॉपी में आपको उसे लिखना है। तो पन्ना नंबर है 13 नंबर पन्ने पर स्वाध्याय लिखा है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देख सकते हैं हम, पहला प्रश्न है उप प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए, और दूसरा है अंतर स्पष्ट कीजिए और आकृति में लिखिए, और चौथा है कारण लिखिए। तो दोस्तों, संजाल पूर्ण कीजिए, दूसरा अंतर स्पष्ट कीजिए, तीसरा है आकृति लिखिए और चौथा कारण लिखिए। यह प्रश्न आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। अगली तासिका में हम देखेंगे अगला पाठ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।